नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सुनील चौरसिया एनवायरमेंट साइंस को लेकर आया हूं। और ये भी आपकी अभी जो बीमारियों से रिलेटेड क्लास चल रही थी, तो ये आज की बीमारियों से रिलेटेड अंतिम क्लास है। आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीज को, जो संक्रामक रोग होते हैं। उसमें हमने बैक्टीरियल को पढ़ा, वायरल को पढ़ा और इसके बाद फंगल को पढ़ा, प्रोटोजुअल को पढ़ा। ठीक है, अब टीकाकरण से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। अब आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसीज, जो आनुवांशिक रोग होते हैं और किस पर आधारित होते हैं, क्रोमोसोम्स पर। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। यहाँ से आपके जो रोग होते हैं, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, जीके से भी रिलेटेड है और आपकी साइंस से भी रिलेटेड है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेबल डिसीज, अब पढ़ेंगे इनकम्युनिकेबल डिसीज, जिनका कोई पैथोजन नहीं होता है, रोग कारक नहीं होता है। तो इससे पहले हमने इनको पढ़ने से पहले हमें देखना है क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में हमें जानना होगा। गुणसूत्र, गुणसूत्र की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। तो हम देखते हैं, जब भी मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, प्रत्येक सेल की बात करें, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की बात होती है, क्रोमोसोम की बात होती है। तो 23 जोड़े, या फिर हम देखते हैं संख्या में पूछेंगे तो 46। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। या पेयर में पूछेंगे जोड़े कितने होते हैं, तो 23। ठीक है, जब भी जोड़ी पूछी जाएगी कि मनुष्य में क्रोमोसोम कितनी संख्या पाई जाती है, तो 46, 46। और जब जोड़े कितने होते हैं, तो 23 जोड़े। अब देखिए दोस्तों, शब्द आया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का अर्थ क्या होता है, या क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है? तो इनका अर्थ होता है, इनका नाम है गुणसूत्र। तो वे व्यक्त जीवद्रव्य इकाइयाँ जो नियमित रूप से उत्तरोत्तर कोशिका विभाजनों द्वारा गुणन करती हैं और हमारे व्यक्तित्व, आकार की एवं कारकी को बनाए रखती हैं। यानी वे व्यक्त जीवद्रव्य इकाइयाँ जो नियमित रूप से उत्तरोत्तर कोशिका विभाजनों द्वारा गुणन करती हैं और हमारे व्यक्तित्व, आकार की एवं कारकी को बनाए रखती हैं, गुणसूत्र कहलाती हैं। ये क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का ले जाना करते हैं, है ना। ले जाने का कार्य कौन करते हैं, तो हम देखते हैं गुणसूत्र। अब जब भी बात होगी गुणसूत्रों की संख्या, तो 46। और जब हम देखते हैं कितने जोड़े होते हैं, तो 23। और जब इनका विन्यास कहेंगे, तो हम देखते हैं कि मेल की बात करें, यानी पुरुष की बात करें, तो पुरुषों में गुणसूत्रों का विन्यास कितना होता है, 44 + XY। और हम देखते हैं फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में क्रोमोसोम का विन्यास कितना होता है, तो 44 + XY, 44 + XX। जब भी फीमेल की बात करेंगे, तो गुणसूत्रों का विन्यास ये हो जाएगा 44 + XX। और मेल की बात करेंगे, तो गुणसूत्रों का विन्यास हो जाएगा 44 + XY। ठीक है। और दोस्तों, हमने बोला कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है, तो 44, 45, 46। ठीक है, 44, 45, 46, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री हो। अब जो हम देख रहे हैं कि दोनों में जो हम देखते हैं 44 गुणसूत्र या 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं, तो स्त्रियों और पुरुषों में हम देखते हैं एक समान होते हैं, और जिन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स गुणसूत्र। ठीक है। अब जो एक जोड़ी हैं, जो पुरुषों में हम देखते हैं XY के रूप में हैं, और स्त्रियों में बात करते हैं XX के रूप में। तो हम देखते हैं, इन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। तो इन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। अब देखिए, जब भी यदि क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, कितने जोड़ी होती है, 23, कितने ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, 44, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2, चाहे मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 1 जोड़े, पुरुषों में XY के रूप में, महिलाओं में XX के रूप में। अब जो ऑटोसोम्स होते हैं, इनका काम होता है शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करना, यानी कारकीय लक्षणों को निर्धारित करना, कारकीय लक्षणों को निर्धारित करना। इनका कार्य क्या होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करना, यानी लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करना, लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करना। ठीक है, तो हो गया क्रोमोसोम से रिलेटेड। अब इन्हीं में हम देखते हैं जो घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी आ जाती है,
तो हम देखते हैं कि मनुष्य में कुछ विकार आ जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें बोल देते हैं नाम दे दिया जाता है आपका डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लीनेफेल्टर्स क्या है, और हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो इस प्रकार से इनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्नर संलक्षण। ठीक है, टर्नर संलक्षण। टर्नर संलक्षण। अब देखिए दोस्तों, टर्नर संलक्षण की बात हो रही है तो हम देखते हैं ये किससे रिलेटेड है, सभी क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं। तो पूछ लेते हैं, कई प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा कि टर्नर संलक्षण। तो हम देखते हैं ये जेनेटिक डिसीज होते हैं, और जितने भी जेनेटिक डिसीज होते हैं सब किससे रिलेटेड होते हैं, सब हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, यानी असंक्रामक होते हैं। टर्नर संलक्षण, अब इसमें कई प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम देखें कि टर्नर संलक्षण किससे संबंधित है, तो हम देखते हैं स्त्रियों से संबंधित है। ठीक है, टर्नर संलक्षण किससे संबंधित है, तो फीमेल की बात हो रही है, स्त्रियों से संबंधित है। अब इस दोष से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है, तो गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, अब कम हो जाती है तो हम देखते हैं कितनी रह जाती है, तो हम देखते हैं संख्या कितनी हो जाती है, 45। अब 45 जो हो जाती है तो हम देखते हैं, अब इसमें कितने क्वेश्चन अभी तक बने, तो हम देखते हैं स्त्रियों में होता है, गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, घटकर कितनी हो जाती है, 45। ठीक है, अब जो गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है, तो कौन से गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है, ऑटोसोम्स गुणसूत्रों में, या हम देखते हैं लिंग गुणसूत्रों में। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है, यानी 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में कमी के कारण। तो हम क्या लिखेंगे, 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्रों में कमी के कारण। ठीक है, लिंग गुणसूत्रों में कमी। ठीक है, तो कौन से जोड़े के गुणसूत्रों में कमी आ जाती है, 23वें जोड़े के। अब 23वें जोड़े के कैसे होते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो XX। तो हम देखते हैं जब गुणसूत्रों में कमी आ जाती है, यानी एक X कम हो जाता है, तो हम देखते हैं गुणसूत्रों का विन्यास बदल कर क्या हो जाता है स्त्रियों में, तो हम देखते हैं 44 + X। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है। अब कौन से जोड़े के, तो 23वें जोड़े के, और 23वें जोड़े के गुणसूत्र कौन होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या घटकर कितनी हो जाती है, 45। गुणसूत्रों का विन्यास क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं 44 + X, X से बदल कर क्या हो जाता है, 44 + X। अब देखना दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है, और किसमें, तो लैंगिक गुणसूत्रों में। इसीलिए हम देखते हैं जब भी इस रोग की बात होगी, इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में क्या होती है, लैंगिक अपरिपक्वता आ जाती है, यानी लैंगिक दृष्टि से कम मजबूत होती हैं। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं उनके जो लिंग गुणसूत्र है, तो लिंग गुणसूत्र में कमी आ जाती है। तो किसी बुक्स में आप देखोगे या कहीं पे लिखा हुआ देखोगे, अंडा से परिवर्धित नहीं हो पाती स्त्रियों में, या लिंग गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, लैंगिक अपरिपक्वता आ जाती है, या किसी में देखोगे कि स्टेरिलिटी आ जाती है, बांझपन आ जाता है ना। तो हमें सभी का कारण क्या है, लैंगिक गुणसूत्र में कमी आ जाती है, यानी लैंगिक गुणसूत्र, तो 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्रों में घटोत्तरी हो जाती है, जिससे स्त्रियों में लैंगिक अपरिपक्वता आ जाती है, यानी हम देखते हैं उनमें प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, या लैंगिक अपरिपक्वता आ जाती है, या स्टेरिलिटी आ जाती है, बांझपन आ जाता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। टर्नर सिंड्रोम है, जेनेटिक है, आनुवांशिक है। आनुवांशिक है तो हम देखते हैं किस में होता है, स्त्रियों में। गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, बढ़ जाती है, तो गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है तो कितनी, 45। कौन से जोड़े के गुणसूत्रों की संख्या घटती है, तो 23वें जोड़े के। अब ऑटोसोम्स होते हैं या लिंग गुणसूत्र, तो 23वें जोड़े के गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र। तो लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी आएगी तो लैंगिक अपरिपक्वता आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक रोग आता है क्लीनेफेल्टर्स।
ठीक है, क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम। हिंदी में भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हो, क्लीनेफेल्टर्स संलक्षण, क्लीनेफेल्टर्स संलक्षण। ठीक है, तो इसमें भी आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, यह स्त्रियों से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है, तो हम देखते हैं किससे संबंधित है, पुरुषों से। ठीक है, यानी मेल। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, बढ़ जाती है, तो गुणसूत्रों की संख्या हम देखते हैं इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है। अभी हम पढ़ रहे थे क्लीनेफेल्टर्स, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, इस रोग से, यह रोग किसमें होता है, पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो हम देखते हैं बढ़ जाती है। ठीक है, यानी अधिक हो जाती है। अब बढ़ जाती है तो कौन से जोड़े के, तो हम देखते हैं लिंग गुणसूत्रों की, यानी 23वें जोड़े के। अब 23वें जोड़े के गुणसूत्र क्या होते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र। तो 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्रों में बढ़ोतरी हो जाती है, ये 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब 23वें जोड़े के गुणसूत्रों का विन्यास क्या होता है पुरुषों में, 44 + XY। तो हम देखते हैं जब ये रोग हो जाता है तो गुणसूत्रों का विन्यास क्या हो जाता है, 44 + XXY। पूछ लिया जाता है कि क्लीनेफेल्टर्स से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों का विन्यास हो जाता है तो 44 + XXY, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 44, 45, 46, 47। अब कौन सी जोड़े की में परिवर्तन होता है, तो 23वें जोड़े, तो इसीलिए आ जाता कौन से जोड़े की गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, तो 23वें जोड़े। अब 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में परिवर्तन हुआ है और अतिरिक्त क्या आ जाता है पुरुषों में, पुरुषों का गुणसूत्र विन्यास जो होता है 44 + XY। अब इसमें हम देख रहे हैं कि बढ़कर क्या हो जाता है, 44 + XXY, यानी अतिरिक्त X गुणसूत्र, और X किससे आ जाता है, फीमेल से। तो हम देखते हैं इस रोग से ग्रसित पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना, या पुरुषों में हम देखते हैं स्टेरिलिटी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, तो इतने आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लीनेफेल्टर्स संलक्षण हैं, जेनेटिक डिसीज है। अब जेनेटिक डिसीज है तो किससे रिलेटेड है, तो हम देखते हैं पुरुषों से रिलेटेड है। अब पुरुषों से रिलेटेड है तो इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कौन से जोड़े के, तो 23वें जोड़े के गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, या लिंग गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हम देखते हैं पुरुषों में गुणसूत्रों का विन्यास क्या हो जाएगा, 44 + XXY। अभी चूंकि अतिरिक्त X गुणसूत्र आ जाता है जो स्त्रियों से आता है, तो पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड का विकसित हो जाना, स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं तो विकसित हो जाती हैं, और हम देखते हैं इनमें हम देखते हैं स्टेरिलिटी भी आ जाती है, आवाज़ पतली हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। अब अगले को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नीचे ही लिख दें। अगला होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये इसी को बोल देते हैं हिंदी में मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म। ठीक है, मंगोली जड़ता, ये इसी को बोल देते हैं मंगोलिज्म, मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब भी बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो हम देखते हैं अधिकतर, ये चाहे आप व्यापम की कोई भी MP व्यापम की हम देखते हैं कोई भी परीक्षा देते हैं तो इसमें पूछा जाता है, यूपी दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, या हम देखते हैं SI पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, तो सभी में पूछा जाता है। खासतौर से महिला पर्यवेक्षक में आता है क्वेश्चन, आ भी चुका है, संविदा वर्ग 3 में भी आ चुका है। तो जब भी मंगोली जड़ता की बात करते हैं तो हम देखते हैं मंगोली जड़ता से पूछ लिया जाता है कि मंगोली जड़ता, तो पहले तो हमें ये देखना है कि मंगोली जड़ता है क्या। तो देखिए डाउन सिंड्रोम, अब पहले इसका नाम देखिए डाउन सिंड्रोम,
तो पहला क्वेश्चन इससे क्या आता है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है। तो हम देखते हैं कभी कभी हम अंग्रेजी देखते हैं डाउन, तो हमें लगता है कि घट जाती होगी, तो उल्टा होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है ना। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब गुणसूत्रों की संख्या अभी तक हम देखते आए हैं जो बढ़ती है, तो बढ़ने का क्या है, लिंग गुणसूत्रों की, और इसमें क्या होती है, ऑटोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है। अब बढ़ जाएगी तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 47। अब जितनी बार भी पूछा जाता है तो कौन से जोड़े के गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, तो 21वें जोड़े के, अब 21वें जोड़े के कौन होते हैं, 21वें और 22वें जोड़े के कौन होते हैं, ऑटोसोम्स। तो 21वें जोड़े के ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, ऑटोसोम्स। अब देखिए ऑटोसोम्स का कार्य क्या होता है कि हम देखते हैं कारकीय लक्षणों को निर्धारित करते हैं, फिजिकल कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं। अब गुणसूत्रों का विन्यास क्या हो जाता है इसमें, तो हम देखते हैं गुणसूत्रों का विन्यास हो जाता है इसमें 2n+1, या इसी को बोल देते हैं ट्रिप्लोइड क्रोमोसोम, या इसी को बोल देते हैं त्रिगुणित गुणसूत्र, त्रिगुणित गुणसूत्र। त्रिगुणित गुणसूत्र ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी तो 47 हो जाएगी। कौन से जोड़े के, ऑटोसोम्स में या लिंग गुणसूत्रों की, तो हम देखते हैं लिंग गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि न होकर किस में होती है, ऑटोसोम्स में। और ऑटोसोम्स जो होते हैं तो हम देखते हैं डिप्लॉइड पाए जाते हैं इस प्रकार से 2n के रूप में, तो हम देखते हैं एक की वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसे बोल देते हैं 2n+1। तो इसी को बोल देते हैं त्रिगुणित गुणसूत्र या ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम। अब देखिए, अब इससे जो बच्चे में विकार उत्पन्न होते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है मानसिक विकृति लिए पैदा होता है, मंद बुद्धि वाला होता है, और उसके हथेलियाँ जो होती हैं, तो ये रेखाएं, हस्त रेखाएं जो होती हैं अनियमित आकार की होती हैं। उसकी जो जीभ होती है तो हम देखते हैं मुँह से बाहर की ओर निकली हुई होती है, बड़ी तथा बेढंगी होती है, और जो गर्दन होती है तो बिल्कुल से झुकी हुई होती है। और हम देखते हैं सबसे मुख्य कारण है कि हम देखते हैं कि जो इसमें क्या होता है, मानसिक विकलांग होता है, यानी मंद बुद्धि लिए बालक होता है। और हम देखते हैं ये जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण एक ही बालक में हो, है ना। तो किसी में हम देखते हैं कि जो गर्दन होती है बिल्कुल से झुकी हुई होती है, हस्तरेखाएं जो होती हैं तो हम देखते हैं ये तितर बितर होती हैं। और हम देखते हैं कि संपूर्ण शरीर के अनुपात में अंगों का आकार समान नहीं होता है। जैसे मान लो लंबाई बालक की लंबाई के अकॉर्डिंग हाथ पैरों या हम देखते हैं इसकी हथेलियों का आकार बड़ा होता है संपूर्ण शरीर के अनुपात की तुलना में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विकार लिए होता है। तो हमें सबसे बड़ी बात कि मंद बुद्धि वाला होता है, और हम देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। कौन से जोड़े के गुणसूत्रों की, 21वें जोड़े के। अब 21वें जोड़े के क्या होते हैं, ऑटोसोम्स। और हम देखते हैं इतने सारे लक्षण आ जाएंगे। अब दोस्तों कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम जो होता है तो डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है तो हम देखते हैं कि कितने वर्ष से उत्पन्न महिलाओं में देखा गया है। तो हम देखते हैं कि ऐसी महिलाएं जो हम देखते हैं कि लगभग 35 की हो जाती हैं, और हम देखते हैं 35 के बाद संतान को जन्म देती हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें जो डाउन सिंड्रोम के लक्षण देखे गए हैं। अभी तक 99% जो हम देखते हैं जितने भी केस आए हैं तो हम देखते हैं कितने वर्ष की महिलाओं से उत्पन्न बच्चों में देखे गए हैं, 35। अब देखना, जब भी साइंस की बात होगी तो हम देखते हैं साइंस की बात होगी तो जब हम देखते हैं कि महिलाओं की एज 35 या इससे अधिक होने लगती है तो मसल्स जो होती है, मांसपेशियाँ होती हैं तो लूजनेस आने लगती है। और हम देखते हैं इनसे उत्पन्न बच्चे जितने भी अभी तक देखे गए हैं तो हम देखते हैं 35 वर्ष या अधिक की महिलाओं से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं तो हम देखते हैं मंगोलिज्म के लक्षण उसमें पाए गए हैं। तो जब भी यदि आ जाए कि मंगोलिज्मता देखी गई है 25 वर्ष से उत्पन्न 25 वर्ष की महिलाओं से उत्पन्न बच्चों में, 18 वर्ष की महिलाओं से उत्पन्न बच्चों में, तो हम देखते हैं उसका आंसर क्या होगा, 35 वर्ष से अधिक की महिलाओं में उत्पन्न बच्चों में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा जितने बार भी पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या जो बढ़ती है तो कौन से जोड़े के, 21वें, ये डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में 21वें जोड़े के गुणसूत्रों में कमी के कारण होता है, 21वें जोड़े के गुणसूत्रों में वृद्धि के कारण,
23वें जोड़े के गुणसूत्रों में कमी के कारण, 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में वृद्धि के कारण, तो 21वें जोड़े के गुणसूत्रों में वृद्धि के कारण, और 21वें जोड़े तक के गुणसूत्र या 22वें जोड़े तक के गुणसूत्र क्या होते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इतने रोग। अब इसी से आपके हम देखते हैं और रोग हैं जो अब जेनेटिक ही होते हैं, और हम देखते हैं एक रोग आ जाता है, पूछ लिया जाता है, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस, COLOUR, कलर ब्लाइंडनेस, या इसी को बोल देते हैं वर्णांधता, या इसी को बोल देते हैं रंग वर्णांधता। ठीक है, रंग वर्णांधता, रंग वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता की बात करते हैं, तो भी जेनेटिक डिसीज होता है। इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है तो हम देखते हैं मिलते जुलते रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो कभी कभी आ जाता है किस रोग से ग्रसित व्यक्ति में मिलते जुलते रंगों में भेद नहीं कर पाता है, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा जेनेटिक डिसीज होता है, आनुवांशिक रोग होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस, किन की बात करते हैं? कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, तो किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? तो हम देखते हैं लाल एवं हरे, तो लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। कौन कौन से रंग होते हैं? लाल एवं हरा। ठीक है, तो किन दो रंगों में अंतर व्यक्त नहीं कर पाता, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है? तो लाल एवं हरे। अब आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो लाल रंग की वर्णांधता होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लाल रंग की वर्णांधता की बात करेंगे तो हम देखते हैं लाल रंग की वर्णांधता को बोलते हैं प्रोटेनोपिया। तो लाल रंग की वर्णांधता को प्रोटेनोपिया के नाम से जाना जाता है। और जब भी बात होगी हरे रंग की वर्णांधता को, तो हम देखते हैं हरे रंग की वर्णांधता को ड्यूटेरानोपिया। ठीक है, ड्यूटेरानोपिया, ड्यूटेरानोपिया के नाम से जाना जाता है। किससे? हरे रंग की वर्णांधता को, और लाल रंग की वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटेनोपिया। तो कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो वर्णांधता क्या है? ये भी हम देखते हैं जेनेटिक डिसीज है। अब किस रोग से ग्रसित व्यक्ति मिलते जुलते रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी दो रंगों में भेद नहीं कर पाता है? लाल एवं हरे। लाल रंग की वर्णांधता, यानी लाल को हरा समझ लेता है और हरे को लाल, तो लाल रंग की वर्णांधता को बोलते हैं प्रोटेनोपिया, और हरे रंग की वर्णांधता को बोलते हैं ड्यूटेरानोपिया। तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया। एक और हम डिसीज पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, उसका नाम है हीमोफीलिया। सभी ने सुना होगा हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। अब देखिए जब हीमोफीलिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी जेनेटिक डिसीज है। अब देखिए जब भी इसकी बात करते हैं हीमोफीलिया की, तो आपने देखा होगा जब कभी हमें चोट लग जाती है शरीर के किसी अंग में और ब्लीडिंग होती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ से संबंधित स्थान से 2 या 5 मिनट में रक्त बहना बंद हो जाता है, यानी हम देखते हैं ब्लीडिंग होना रुक जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हमें कभी जरा सी चोट लगती है तो हम देखते हैं कहीं से भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे हम देखते हैं रक्तस्राव होने लगता है। और हम देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं तो 2 से 5 मिनट 8 मिनट में संबंधित स्थान पर ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, यानी रक्त का थक्का बन जाता है और हम देखते हैं संबंधित स्थान से रक्त निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है तो उसके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया नहीं होती है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हम देखते हैं रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो हम देखते हैं कि संबंधित स्थान से जहाँ पे भी चोट लग जाएगी तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रक्त निकलता रहेगा। इसीलिए इसको कभी कभी बोल देते हैं कि ब्लीडर्स रोग के नाम से किसे जाना जाता है? आ जाता है ब्लीडर्स रोग के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लीडर्स डिसीज के नाम से। तो भी हम देखते हैं हीमोफीलिया को। क्यों? क्योंकि हम इसमें हम देखते हैं कि रक्त निकलता रहता है, तो इसीलिए हम देखते हैं रक्त निकलता रहेगा तो हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये हमने पढ़े दोस्तों सभी जेनेटिक डिसीज। और जेनेटिक डिसीज जितने होते हैं सब क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल, यानी असंक्रामक रोग होते हैं, क्योंकि इनके कोई रोग कारक नहीं होते हैं। ठीक है,
तो हमने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। कोई भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, है ना। किसी भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी से जुड़े होते हैं तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्रोमोसोम को पढ़ना जरूरी होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो आनुवंशिक इकाइयों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। आनुवंशिकी क्या है? तो हम देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का जाना, ये आनुवंशिकता कहलाती है। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो हम देखते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल, उन्हें आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये आनुवंशिक रोग हैं, इनको देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब इसी से संबंधित आज हम देखते हैं कि कुछ और आ जाते हैं रोग, 3-4 प्रकार के हैं, तो उनको भी देख लें। फिर इसके बाद हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। रोगों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियों से रिलेटेड चैप्टर है तो यहीं पे कंप्लीट किए जा रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। ये हमने पढ़ लिए थे जेनेटिक डिसीज। अब कुछ और रोग हैं, 3-4 प्रकार के रोग जो आपके पूछ लिए जाते परीक्षाओं में, विगत वर्षों में पेपरों में पूछे गए हैं, तो उन पर भी चर्चा कर लें थोड़ा। अब उन रोगों के नाम इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक आता है आपका, ये इन्हीं को नाम दे सकते हैं पॉल्यूशन बर्न डिसीज। ठीक है, प्रदूषण जनित रोग, तो ये पूछ लिए जाते हैं चाहे आप कोई सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, एसआई, है ना, महिला पर्यवेक्षक, संविदा, तो इसमें आपके पूछ लिए जाते हैं प्रदूषण जनित रोग। ये आपके इसके अंतर्गत आता है एक मिनीमाटा, एक आता मिनीमाटा रोग, ठीक है, और एक आता है एटाई, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, एटाई। एक होता है बिलू बेबी सिंड्रोम, बिलू बेबी सिंड्रोम, और एक होता है ब्लैक फुट। ठीक है, एटाई, बिलू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, बिलू बेबी सिंड्रोम और ब्लैक फुट। ये 4 रोग पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो रोग है मिनीमाटा, इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम मिनीमाटा और पहला ही ऑप्शन इसमें दे दिया जाता है कि ये जो है बैक्टीरियल है, वायरल है, जीवाणुजनित है, विषाणुजनित है। तो हम देखते हैं कभी कभी हम ये समझ लेते हैं जो छोटी माता है उसके बारे में दिया गया है। वो छोटी माता की अंग्रेजी हमने क्या पढ़ी है? छोटी माता को अंग्रेजी में बोलते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है, जबकि इसकी अंग्रेजी भी मिनीमाटा है। तो दोस्तों जब भी पूछेंगे तो ये पूछ लेते हैं कौन से तत्व की अधिकता से होता है। तो मिनीमाटा की बात करते हैं, तो मिनीमाटा की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है मिनीमाटा में, या मिनीमाटा इसका नाम कैसे पड़ा? तो हम देखते हैं जो मिनीमाटा जो नाम पड़ा तो जापान शहर से नाम पड़ा है, जो जापान देश है। तो हम देखते हैं कि जापान में जो कार्य करने वाले जो वर्कर्स होते थे तो माइन में कार्य करते थे, खाड़ी में कार्य करते थे। तो हम देखते हैं कि दिन भर वो काम करते थे और शाम को क्या करते थे, उसी खाड़ी में जो मछलियाँ रहती थी तो मछलियों को ले जाते थे और बाद में बनाकर खाते थे। तो उस खाड़ी में क्या हो गई थी कि पारे की अधिकता हो गई थी, पारा यानी Hg, तो पारे की अधिकता हो गई थी, जिससे हम देखते हैं कि मछलियों के शरीर में पारे की अधिकांश मात्रा जम गई थी। और जब ये वर्कर्स इनको खाते थे मछलियों को तो हम देखते हैं उनको बीमारी हो जाती थी, यानी उनके होंठ
और जीव कार्य करना बंद कर देते थे, यानी जो मेंटल निष्क्रियता जो होती है, इनएक्टिविटी आ जाती थी उनमें। तो हम देखते हैं उन्होंने जब देखा कि जितने भी लोग हैं इस प्रकार से मर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि चूँकि इस रोग जहाँ पे खाड़ी, जापान जो देश था तो उसकी जो खाड़ी थी तो उसका नाम, उस स्थान का नाम था मिनीमाटा। तो उसी के स्थान के नाम के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया था मिनीमाटा। ठीक है, वो कभी कभी हम समझ लेते हैं कि चिकन पॉक्स से, तो चिकन पॉक्स से नहीं है, तो मिनीमाटा। इसमें क्या होता है, लोगों के, या हम देखते हैं जो व्यक्ति पारे की अधिकता हो जाती है, इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में किस तत्व की अधिकता हो जाती है, पारा। पारा का संकेत क्या होता है, Hg। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको खाने से शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है, यानी रोगी के होंठ तथा जीभ कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है, तो जब भी आपका परीक्षा में पूछा जाता है तो मिनीमाटा रोग किस तत्व की अधिकता से होता है, तो पारा। इटाई पूछ लेते हैं किससे संबंधित है, तो ये हड्डियों और जोड़ों की, बोन्स की बात करते हैं, हड्डियों की बात करते हैं, जोड़ों यानी ज्वाइंट की बात करते हैं, तो हड्डियों और जोड़ों की दर्दनाक बीमारी होती है, किस तत्व की अधिकता से होती है, तो कैडमियम, Cd। ठीक है, किस तत्व की अधिकता से होता है, Cd, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बिलू बेबी सिंड्रोम, तो हम देखते हैं बिलू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु की बात करें, इन्फेंट बेबी की बात करें, जो तुरंत जन्मा हुआ बच्चा होता है, तो हम देखते हैं उसमें जो पेयजल होता है, पीने के जल में हम देखते हैं नाइट्रेट की अधिकता होने से, जब बच्चा पानी को पीता है, सामान्य जल को पीता है, तो नाइट्रेट की अधिकता होने से उसके संपूर्ण शरीर का रंग नीला हो जाता है ना, इसीलिए इसके बोल देते हैं बिलू बेबी सिंड्रोम। तो किस तत्व के, किस पदार्थ की अधिकता से हो जाता है, नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। ठीक है, तो बिलू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो हम देखते हैं पीने के जल में नाइट्रेट की अधिकता से, पीने के जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाने से बिलू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लैक फुट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं ब्लैक फुट क्या है, ये फेफड़ों के कैंसर से रिलेटेड है, नाम इसका ब्लैक फुट है, लेकिन किससे रिलेटेड है, फेफड़ों के कैंसर से। और हम देखते हैं किस तत्व की अधिकता से होता है, तो आर्सेनिक। आर्सेनिक का संकेत क्या होता है, As। तो इतने रोग जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, प्रदूषण जनित। मिनीमाटा पारे की अधिकता से, इटाई कैडमियम की अधिकता से, बिलू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से, ब्लैक फुट आर्सेनिक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस वाले चैप्टर को, डिसीज से रिलेटेड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही जल्दी आप इस चैनल पे बहुत ही जल्दी हम देखते हैं महिला पर्यवेक्षक के स्पेशल बैच चलाए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए और पूरी तरह से महिला पर्यवेक्षक को इसमें जितना भी उसका सिलेबस होता है, क्योंकि बताना चाहूँगा कि जो महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस होता है 155 नंबर का, तो उसमें केवल साइंस और साइकोलॉजी आती है। तो कोशिश रहेगी महिला पर्यवेक्षक और प्लस में बाल विकास अधिकारी की जो वैकेंसी निकलती है जनवरी के लास्ट तक निकलेंगी, तो उसमें 155 नंबर की केवल साइंस और साइकोलॉजी आती है। आंकड़े भी उसमें पूछते हैं, तो उसी प्रकार से स्पेशल बैच इसमें चलाया जाएगा बहुत ही कम समय के अंतराल में और बहुत ही मार्गदर्शन के साथ। तो जैसा कि बता रहा हूँ कि महिला पर्यवेक्षक की बात करें या महिला बाल विकास अधिकारी की बात करें, और अभी जो करंट में निकल रही ANM JNM की भर्ती जो निकल रही है नर्सिंग की, तो हम देखते हैं कि उसमें भी जो साइंस और साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरे मिलेंगे। इसी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए और 100% सफलता की कोशिश की जाएगी कि आपको इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा दिया जाएगा, और ताकि आपको ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, है ना। तो बस दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ।